रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आज के दिन की घटना पे मैं आप लोग को लेके चलूं, लेकिन उससे पहले दिल्ली के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ। दरअसल दिल्ली पुलिस को ये सूचना मिलती है कि एक महिला को अपोलो हॉस्पिटल के अंदर लाया गया है और उसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा चाकुओं के निशान हैं, मृत अवस्था में लाया गया है। लिहाजा जो पुलिस थी अपोलो हॉस्पिटल पहुंचती है, पूरे जो मामला था उसका मुआयना करती है। तो उसके बाद में वहाँ पर जो सुरजीत सिंह होते हैं वो बताते हैं कि ये जो महिला है ये उनकी पत्नी है, जिसका नाम गीता है, और मेरा बेटा है जिसकी उम्र 31 साल के आसपास है, नाम है उसका कृष्णकांत। कृष्णकांत ने मुझे कॉल किया था, कॉल करने के बाद में उसने मुझे घर पे बुलाया। इसी 8 नवंबर वाले दिन की बात है। उसने मुझे घर पे बुलाया। जब मैं घर पे गया तो उसने मुझसे कहा कि सॉरी पापा। उसके बाद वो मुझे ऊपर की मंजिल पर लेके गया। जब ऊपर की मंजिल पर लेके गया, जैसे ही मैं अंदर घुसा उसने बाहर से कुंडी दे दी और उसके बाद में वो बाहर से गेट लगा कर लॉक कर फरार हो गया। जैसे ही मैंने अंदर देखा तो जो मेरी पत्नी गीता है ये फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई है। मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, पड़ोसियों को इकट्ठा करता हूँ और उसके बाद में जो पड़ोसी आते हैं वो जैसे तैसे कर उस दरवाजे को तोड़ते हैं और उसके बाद में मैं अपनी पत्नी को पड़ोसियों की मदद से हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। और हॉस्पिटल जब हम लोग लेके आते हैं तो डॉक्टर मेरी पत्नी को मृत घोषित कर देते हैं। अब पुलिस जब इस तरीके की बात इस सुरजीत सिंह की सुनती है तो तुरंत पुलिस इस कृष्णकांत की तलाश चालू करती है, जो बेटा था 31 साल का। अब जब कृष्णकांत की तलाश की जाती है तो कृष्णकांत जो था पुलिस की गिरफ्त में आता है। पुलिस इसे गिरफ्तार करके पुलिस थाने लेके आती है और उससे पूछती है कि भाई तुमने अपनी माँ का कत्ल क्यों कर दिया? ठीक ठाक थी तुम्हारी माँ, ऐसा भी नहीं है कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन तुमने अपनी माँ का कत्ल किया है, क्या वजह है? तो उसके बाद में जो कृष्णकांत था कुछ ऐसी कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद में हर कोई परेशान हो जाता है। दरअसल कृष्णकांत जो है वो बताता है कि वो कनाडा जाना चाहता था और कनाडा जाकर वहीं पर बसना चाहता था, लेकिन उसकी जो माँ थी वो चाहती थी कि मैं पहले शादी कर लूँ, सेटल हो जाऊँ और यहीं पर रहने लगूँ। पिता का प्रॉपर्टी का बिजनेस है, लेकिन मुझे ये शक था कि मेरी माँ जो है मुझे रोकने के लिए मेरे ऊपर काला जादू कर रही है और इस वजह से कई बार मेरी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती थी और इसी वजह से मैं गुस्सा आकर इतना ज़्यादा आग बबूला हो गया। मैंने सोचा कि माँ मुझे काला जादू कर यहीं पर रोक रही है इंडिया में, इसलिए क्यों ना इस माँ को ही इस रास्ते से हटा दिया जाए ताकि उसके और कनाडा के बीच में कुछ ना आए। लिहाजा इसी 8 नवंबर वाले दिन इसकी माँ से किसी बात को लेकर कहा सुनी होती है। उसके बाद में अपनी माँ की गला दबाकर हत्या करता है। हत्या करने के बाद में जब इसे कंफर्म हो जाता है कि माँ की मौत हो चुकी है, उसके बाद किचन से जाकर चाकू लाता है और कई सारे वार उसके जिस्म पर चाकुओं से कर देता है। उसके बाद में तुरंत अपने पिता को फ़ोन लगाता है सुरजीत सिंह को, और सुरजीत सिंह को कॉल लगाने के बाद में कहता है कि पापा घर पे आ जाओ, कुछ अर्जेंट काम है। अब जो पिता बेचारे होते हैं वो घर पे आते हैं। जैसे ही वो घर पे आते हैं तो जो बेटा होता है कृष्णकांत अपने पिता से सिर्फ एक ही बात कहता है कि सॉरी पापा। उसके बाद में वो उसे ऊपर की मंजिल पर लेके जाता है, अंदर धक्का देकर बाहर से कुंडा लगाकर फरार हो जाता है और पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है तो बड़ा हैरान होती है। लेकिन दोस्तों आजकल के जो बच्चे हैं ये ज़रा भी ये नहीं सोचते हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे लिए भला सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता हमारे बारे में गलत सोचेंगे। इसी तरीके से ये जो गीता थी अपने बेटे के बारे में सोच रही थी कि 31 साल की उम्र हो चुकी है, कब शादी करेगा? आजकल के ज़माने में वैसे भी उम्रें कम हो रही हैं, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, सेटल हो जाएगा, लेकिन उसके सर पर कनाडा जाने का भूत सवार है। हालांकि पुलिस ने जब छानबीन की तो ये पता लगा कि वो नशे का भी आदी है। अब आते हैं आज की घटना के ऊपर। और दोस्तों आज की घटना पुलिस की तफ्तीश की एक ऐसी नुमाइश है कि आप लोग सोचेंगे कि पुलिस अगर अपने पे आ जाती है तो बड़ा सा बड़ा जो जुर्म होता है, जो बड़े ही प्लानिंग के साथ में किया गया होता है, पुलिस उसको खोल देती है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, आप लोग बस इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आज की कहानी की बात करें तो असल में इस कहानी की शुरुआत होती है गुड़गांव से, और गुड़गांव में एक थाना पड़ता है मानेसर थाना। इसी मानेसर थाने के अंतर्गत एक जगह पड़ती है जिसको पचगांव चौक बोला जाता है, और इसी पचगांव चौक पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम उमेश सिंह है। इनका एक बहुत बड़ा प्लाट पड़ा हुआ है, यानी खेत है। उसी खेत के अंदर 2 कमरे बने हुए हैं। अब जो खेत था इसमें ये फसल करते थे। फसल कट चुकी थी, फसल के जो नर्रे वगैरह, जो डंठल वगैरह रहते हैं वो खड़े हुए थे, यानी नीचे की ऊपर की जो फसल कट जाती है, नीचे का जो एक तरीके से जो बचा हुआ रहता है फसल का वो रह जाता है, जिसको पराली भी बोलते हैं, वो सब सामान रह जाता है। सारी ही चीज़ें बहुत जैसे चलना चाहिए थी एज यूजुअल वैसे ही चल रही थी। 2 कमरे खेत पर बने हुए थे। इधर उमेश सिंह ये सोच रहे थे कि अब जब बरसात के बाद नई फसल बोई जाएगी तो उसके बाद देखेंगे।
लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है 21 अप्रैल साल 2023, और इसी 21 अप्रैल साल 2023 को उमेश सिंह के फ़ोन पर एक कॉल आता है। सामने से व्यक्ति बताता है कि उमेश सिंह बात कर रहे हैं। उमेश सिंह कहते हैं कि हाँ, मैं उमेश सिंह बात कर रहा हूँ। दरअसल तुम्हारे खेत पर जो 2 कमरे बने हुए हैं, उन 2 कमरों में से एक कमरे के अंदर बहुत भयानक आग लग चुकी है, लिहाजा तुम आ जाइए, उस आग को बुझाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो आग है पराली पकड़ ले, उसके बाद मामला बढ़ जाए। इससे पहले ही आग बढ़े हम लोग इस कमरे की आग को बुझा देते हैं। अब जैसे ही उमेश सिंह ये बात सुनते हैं कि बात तो ठीक है, अगर पराली ने आग पकड़ ली तो आस पड़ोस बस्ती का भी मामला है। लिहाजा जो उमेश सिंह होते हैं दौड़े दौड़े भागे भागे अपने उस प्लॉट पर पहुंचते हैं, और जो कमरा था जिस कमरे से आग की लपटें निकल रही थी, उस कमरे को खोलते हैं। और जैसे ही उस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो इन्हें महसूस होता है कि इस कमरे के अंदर से बहुत ही भयानक तरीके की बदबू आ रही थी। क्योंकि ये जो बदबू थी ये इस तरीके की थी जैसे किसी का मांस इस कमरे के अंदर जल रहा है। लिहाजा जो उमेश सिंह होते हैं, चूँकि पानी ये अपने साथ लेकर आए थे, कमरे में आग लगी थी, पूरे इंतज़ाम से आए थे, ये जो पानी वगैरह उस चीज़ पर डालते हैं जिसमें आग लगी हुई थी, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जो चीज़ जल रही थी जिसमें से बहुत ही भयानक तरीके की बदबू आ रही थी, उसको देखने के बाद में उमेश सिंह सिहर जाते हैं। इनके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। तुरंत 2-4 कदम पीछे हटते हैं। पीछे हटने के बाद में तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं कि साहब ऐसे ऐसे मेरे खेत के पास में 2 कमरे बने हुए हैं, उसी एक कमरे के अंदर इस तरीके से एक चीज़ जलाई जा रही है। लिहाजा जो पुलिस वाले थे जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले तुरंत इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, तुरंत उस जगह पर पहुँचते हैं। और पुलिस वाले भी जब उस चीज़ को देखते हैं तो पुलिस वाले भी हिल जाते हैं, क्योंकि जो सामने वाली चीज़ थी वो कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं थी, बल्कि वो एक इंसानी जिस्म का टुकड़ा था। ना तो उसका सिर मौजूद था, ना हाथ मौजूद थे, ना पैर मौजूद थे, बस जो पेट और धड़ वाला जो हिस्सा होता है वही मौजूद था, जो कि पूरी तरीके से जल चुका था। लिहाजा पुलिस उस धड़ को अपनी कस्टडी में लेती है, उसे तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उधर पुलिस इस पूरी जगह को बहुत बारीकी से चेक करती है, सील करती है, ताकि पुलिस को कुछ ऐसा मिल जाए जिससे संदिग्ध की पहचान हो सके। तो पुलिस जब चेक करती है तो उस जगह पर एक पॉलीथीन मिलती है। जाहिर सी बात है कि इस पॉलीथीन के अंदर इस डेड बॉडी के धड़ को रख कर लाया गया था। वहाँ पर कुछ माचिस की तीलियाँ वगैरह मिलती हैं, कुछ मामूली से कागज़ के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन सारी ही चीज़ों से ऐसा कुछ भी नहीं था कि कातिल के खिलाफ कोई सबूत हो। तुरंत इसकी सूचना एसएफएल की टीम को दी जाती है, वो ऊपर पहुंचती है। अब वो भी ये देखने की कोशिश करती है कि शायद मौके से कुछ चीज़ मिल जाए। लेकिन दोस्तों, जितनी भी जांच पर्चात की गई थी पुलिस की तरफ से, एसएफएल की टीम की तरफ से, दोनों ही जो पुलिस थी, जो एसएफएल की टीम थी, दोनों को कुछ भी ऐसा सुराग नहीं मिलता है कि जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर कातिल ने इस व्यक्ति की हत्या क्यों की है, क्यों जलाया है, और मरने वाला व्यक्ति कौन है। क्योंकि अगर मरने वाला व्यक्ति पुलिस को पता चल जाता है तो पुलिस के लिए मामला थोड़ा आसान होता है। अब छानबीन जो पुलिस कर रही थी उसमें महज एक पॉलीथीन मिली थी, कुछ कागज़ के टुकड़े मिले थे जिस पर कुछ लिखा नहीं गया था, और कुछ माचिस की तीलियाँ। अब पुलिस वाले बड़ा असमंजस में थे कि एक इंसानी जिस्म का टुकड़ा मिला है जो इस कमरे के अंदर जलाया जा रहा था। ना उसके हाथ हैं, ना पाँव हैं, ना उसका जो फेस होता है वो है, यानी सर। लिहाजा पुलिस वालों की जो मुश्किल थी ये लगातार बढ़ती चली जा रही थी। अब जिस गांव के अंदर ये पूरा मामला हुआ था, उस गांव के अंदर भी पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि किसी ने यहाँ पर किसी को आते देखा हो, या फिर यहाँ से किसी को जाते देखा हो, या किसी ने इस कमरे के अंदर आग लगाते देखा हो। उस व्यक्ति से भी पूछताछ की जाती है कि जिसने इस उमेश सिंह को कॉल किया था। लेकिन जितनी भी पुलिस पूछताछ कर रही थी, जितनी भी छानबीन कर रही थी, हर जगह से पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही थी। पुलिस लोगों से इस उम्मीद में पूछ रही थी कि कोई तो ऐसा होगा जो बताएगा कि कोई व्यक्ति गुम है, या फिर किसी ने किसी को आते देखा, जाते देखा। लेकिन पुलिस की जो मुश्किल थी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। 21 तारीख के दिन की ये बात थी, 21 अप्रैल साल 2023 की। 21 अप्रैल का दिन भी गुजर जाता है, 22 अप्रैल आ जाती है। 22 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अलग जगह पर एक इंसानी पाँव पड़ा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस दौड़ी दौड़ी भागी भागी वहाँ पहुँचती है। जो इंसानी पाँव पड़ा हुआ था उस पाँव को अपनी कस्टडी में लेती है, साथ के साथ उस पूरे जो क्राइम सीन था उसको बहुत बारीकी से चेक करती है। तो वहाँ पर भी एक पॉलीथीन का टुकड़ा था। यानी पुलिस को समझने में देर नहीं लगती है कि ये जो पाँव है यहाँ पर फेंका गया है, शायद ये इसी पॉलीथीन मिलाकर फेंका गया है। अब जो पाँव वहाँ पर मिला था वो एक लेडीज़ का पाँव था। लिहाजा पुलिस वाले अब उस आस पड़ोस की जगहों में भी लोगों से पूछताछ करती है कि साहब किसी ने यहाँ पे किसी को आते देखा था,
या फिर किसी संदिग्ध को यहाँ से जाते देखा, या कोई ऐसा व्यक्ति हो कि किसी ने यहाँ पर किसी को कुछ फेंकते देखा हो। लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी कि दोस्तों हर जगह से पुलिस पहली वाली जहाँ पर धड़ मिला था वहाँ पर भी पूछताछ करके थक गई थी, यहाँ पर भी पुलिस अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी, लेकिन ना वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जो इस केस के बारे में बता सके, और इत्तेफाक से ना यहाँ पर पुलिस को ऐसा कोई व्यक्ति मिला था जो पुलिस को ये बता सके कि हमने यहाँ पर किसी संदिग्ध को देखा है, या किसी को आते देखा है, या फिर किसी को जाते देखा है। यानी पुलिस के पास में ऐसा कुछ भी नहीं था कि पुलिस इस कातिल का पता लगा सके, कत्ल का पता लगा सके, कत्ल करने का मोटिव का पता लगा सके। लेकिन सबसे पहले तो पुलिस को ये पता लगाना था कि जो कत्ल हुआ है, जिसका कत्ल हुआ है, यानी मरने वाला व्यक्ति कौन है। क्योंकि अगर मरने वाले व्यक्ति की पहचान हो जाती है तो कम से कम मोटिव का पता चल सकता है, या फिर उसके घर वालों से कुछ पूछताछ की जा सकती है, या फिर कोई दुश्मनी का एंगल हो तो वो निकला जा सकता है। अब जब मोटिव मिल जाएगा तो उसके बाद में कातिल भी पकड़ा जाएगा। लेकिन पुलिस वालों के सामने दुविधा यही थी कि ये जो व्यक्ति है जिसका मर्डर हुआ है उसका बस एक पेट का हिस्सा मिला है, बस एक पाँव मिला है। इसलिए पुलिस वाले जो आस पड़ोस के इलाके थे उन सारे ही इलाकों में ये सूचना भिजवा देते हैं कि आस पड़ोस के इलाकों में कोई भी इंसानी जिस्म का अगर कोई भी अंग मिले तो प्लीज़ पुलिस को ज़रूर इत्तला करिएगा। और पुलिस इस तरीके की जो खबर थी पूरे इलाके में भिजवा देती है, और पुलिस अपने स्तर से अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी कि पुलिस अपनी मेहनत में कोई भी कमी नहीं छोड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस के हाथ थे वो खाली थे। सवाल पुलिस के पास कई थे, लेकिन जवाब पुलिस के पास में कोई भी नहीं था। लिहाजा 21 अप्रैल साल 2023 को इस मामले की सूचना पुलिस को मिली थी। 22 तारीख को एक दूसरा इंसानी पाँव मिलता है। 23 तारीख को पुलिस अपनी छानबीन करती रहती है। 24 तारीख गुजर जाती है, 25 तारीख गुजर जाती है। लेकिन हैरानी इस बात में थी कि पुलिस अपनी पूरी मेहनत कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। और उसके बाद में पुलिस ने सोचा कि एक्सटर्नल जो भी सोर्सेज थे हमने खंगाल लिए हैं, चाहे किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी थाने में लिखवाई गई हो, या फिर कोई ऐसी शिनाख्त जो किसी ने आस पड़ोस के लोगों ने बताई हो, या फिर कुछ ऐसा मिल जाता इस डेड बॉडी के पास से जिससे पहचान हो जाती। लेकिन जितनी भी एक्सटर्नल चीज़ें थी पुलिस ने खंगाल ली थी, और किसी ने न किसी को आते देखा था, न जाते देखा था, न किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, न कोई ऐसा व्यक्ति पुलिस के पास आया था जिसने डेड बॉडी को क्लेम किया था। यानी पुलिस के लिए जो दुविधा थी ये बहुत बड़ी थी, और पुलिस इस पूरे मामले में ऐसा भी नहीं था कि ढील डाल रही थी। लिहाजा पुलिस अब सोचती है कि इस डेड बॉडी के पास से जो भी चीज़ें मिली हैं उन चीज़ों को आधार बना के ही हमें छानबीन करना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल हमने पूरी मेहनत लगा ली है। अब पुलिस बारीकी से वो चीज़ें फिर से चेक करती है जो इस डेड बॉडी के पास से मिली थी। माचिस थी, उसके बाद में कुछ कागज़ के टुकड़े थे और एक पॉलीथीन थी। अब कोई ऐसा पुख्ता सबूत तो पुलिस के पास था नहीं, लेकिन पुलिस जो थी वो इस पॉलीथीन को अब अपना आधार बनाती है और इस पॉलीथीन को अपने साथ लेती है। और पॉलीथीन की जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि इस तरीके की जो पॉलीथीन है ये विशाखापट्टनम में बनती है। लिहाजा पुलिस वाले इस पॉलीथीन को अपने साथ लेते हैं और विशाखापट्टनम पहुंच जाते हैं। विशाखापट्टनम पहुंचने के बाद में उस कंपनी में पहुंचते हैं जहां पर ये पॉलीथीन बनी थी, और वहां पर जाने के बाद में पुलिस वाले पूछते हैं कि इस तरीके की पॉलीथीन तुमने किसे किसे सप्लाई की है। अब जब वहाँ से जो चीज़ें पुलिस को बताई जाती हैं वो और भी ज़्यादा पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनती हैं, क्योंकि उस कंपनी की तरफ से पुलिस को ये बताया जाता है कि इस तरीके की पॉलीथीन हम सिर्फ नेवी के लिए सप्लाई करते हैं, यानी पब्लिक डोमेन में इस तरीके की पॉलीथीन है ही नहीं। जो भी पॉलीथीन यूज़ की जाती हैं वो नेवी में यूज़ की जाती हैं, वो अपना सामान वगैरह कुछ इसमें रखते हैं या फिर कुछ और काम वगैरह करते हैं, लेकिन ज़रूरत और इस्तेमाल के लिए ये सिर्फ नेवी के लिए है। अब पुलिस वाले बड़ा दुविधा में फंसते हैं कि भाई अगर नेवी के लिए ये जो पॉलीथीन है तो फिर पब्लिक डोमेन में कैसे, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नेवी में रहकर इस तरीके का कांड कर गया। हालांकि पुलिस के पास में सबूत के तौर पर महज बस ये पॉलीथीन थी और उस महिला के जिस्म के 2 टुकड़े थे। इसमें पेट का हिस्सा था और पाँव का हिस्सा था और कुछ माचिस की तीली, कुछ कागज़। लिहाजा पुलिस वाले जो थे अब वहाँ से निकलते हैं विशाखापट्टनम से, वापस से इस मानेसर थाने में आते हैं। मानेसर थाने में आने के बाद में एक बार फिर से रीओपन करते हैं इस केस को और फिर से इस पूरे केस में बारीकी से छानबीन करते हैं और अपनी टीमों का गठन करते हैं। कुछ मुखबिर भी एक्टिव करते हैं। टीमों का गठन किया जाता है और कहा जाता है कि एक बार फिर से चेक करिए कि यहाँ पर इस तरीके की पॉलीथीन कौन यूज़ करता है, और फिर से चेक करिए कि किसी ने किसी को आते देखा हो। फिर से चेक करिए एक बार कि किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट कहीं अगर लिखाई गई हो।
तो जब पुलिस इस पूरे मामले में दोबारा से छानबीन कर रही थी तो पुलिस के मुखबिर पुलिस को आके बताते हैं कि साहब एक व्यक्ति है जो पिछले कुछ समय से नेवी से रिटायर हुआ है और उसकी जो पत्नी है वो भी गुम है और उसने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पिछले दिनों लिखाई थी। इस व्यक्ति का नाम जितेंद्र है। अब जब पुलिस को ये पता चलता है कि जितेंद्र नेवी से रिटायर हुआ है, साथ के साथ उसकी पत्नी वो मिसिंग है, उसने मिसिंग कंप्लेंट भी लिखाई है, लिहाजा पुलिस के सामने ये जो केस था ये पानी की तरह साफ था। अब पुलिस तुरंत जितेंद्र के घर पहुंचती है। जैसे ही जितेंद्र के घर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को पता चलता है कि जितेंद्र जो है वो अपना घर छोड़कर फरार हो चुका है। अब जब पुलिस जितेंद्र शर्मा को गायब देखती है तो तुरंत पुलिस जितेंद्र शर्मा की तलाश चालू करती है। सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाते हैं, अलग अलग अपने मुखबिरों को एक्टिव किया जाता है। तो पता चलता है कि जो जितेंद्र शर्मा है ये एक बस अड्डे पर खड़ा हुआ है, लिहाजा पुलिस तुरंत बस अड्डे पर पहुंचती है। जितेंद्र शर्मा से पूछती है क्या तुम भागने वाले थे? तो जितेंद्र शर्मा कहता है कि भला मैं क्यों भागने वाला, मैं तो बस कहीं काम से जा रहा था और वैसे भी मेरी जो पत्नी है वो गुम है, मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाई है, मैं अपनी पत्नी को जगह जगह ढूंढ भी रहा हूँ, लेकिन पुलिस वालों ने भी इस पूरे मामले में कुछ किया नहीं है। अब एक नेवी का ऑफिसर है और पुलिस वालों से कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है, पुलिस ने कुछ किया नहीं है। तो पुलिस वालों को भी इस मामले में थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। पुलिस वाले सोचते हैं कि हमारे काम पर सवाल या निशान उठाए जा रहे हैं, लिहाजा जो पुलिस वाले थे तुरंत इस जो जितेंद्र था इसको अपने साथ लेकर जाते हैं और जो डेड बॉडी के कुछ पार्ट्स इन्हें मिले थे वो इस जितेंद्र से शिनाख्त करवाए जाते हैं। तो जो जितेंद्र होता है शिनाख्त कर लेता है और जितेंद्र जिसकी शिनाख्त करता है पता चलता है कि ये जितेंद्र की पत्नी सोनिया शर्मा है। अब पुलिस के सामने मामला साफ था, जितेंद्र जिसकी पत्नी गुम हुई थी जिसका नाम सोनिया शर्मा है उसी की डेड बॉडी के ये टुकड़े हैं। लेकिन पुलिस को अब कातिल को ढूंढना था और कत्ल करने के मोटिव को ढूंढना था, क्योंकि जिसका कत्ल हुआ था उसकी पहचान हो चुकी थी, जिसकी वो पत्नी थी उसकी भी पहचान हो चुकी है। अब कातिल और मोटिव मिल जाए तो इस केस को सुलझाकर पुलिस को एक चैन की राहत की सांस मिले। अब पुलिस इस पूरे मामले में जितेंद्र शर्मा से ना तो सख्ती से पूछताछ कर सकती थी, हालांकि पुलिस को ये शक था कि शायद इस पूरे मामले में जितेंद्र शर्मा का हाथ हो। अब चूंकि वो एक नेवी का ऑफिसर है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन है और ऐसे भी शक के आधार पर किसी को एक तरीके से ऐसे उठाकर पूछताछ करना ये भी सही नहीं है। लिहाजा पुलिस वालों को चाहिए था कि प्रॉपर तरीके से कोई सबूत मिल जाए, उसके बाद ही जितेंद्र शर्मा पे हाथ डाला जाए। शक तो पुलिस वालों को था और पुलिस को पूरा यकीन भी था, लेकिन बिना सबूत के जितेंद्र पे हाथ डालना ये पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद आग से खेलने जैसा हो। इसलिए पुलिस फैसला करती है कि 21 तारीख को इस मामले की खबर लगी थी, क्यों ना 21 तारीख से आज तक जो जितेंद्र शर्मा है इसके घर का सीसीटीवी कैमरा, साथ के साथ इसके आस पड़ोस के कुछ सीसीटीवी कैमरे, अगर उनको चेक किया जाए वहाँ से कुछ मिल जाए तो बढ़िया बात है। लिहाजा पुलिस वाले अब जितेंद्र शर्मा के घर और उसके आस पड़ोस के कुछ सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। तो एक सीसीटीवी कैमरा में जितेंद्र शर्मा अपनी बाइक पर एक बड़ा सा सूटकेस ले जाता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है और उसके बाद में वो लौट के आता है, लेकिन उस समय वो सूटकेस उसकी बाइक पर पीछे नहीं होता है। अब पुलिस वालों को शक के नाम पर एक चीज़ मिल चुकी थी, सबूत के नाम पर, वो एक सूटकेस था। लिहाजा पुलिस वाले जितेंद्र शर्मा को उठाते हैं, उठाने के बाद में अपने साथ लेके जाते हैं और इससे पूछताछ करते हैं कि इस तारीख को तुम अपनी बाइक पर एक सूटकेस लेकर गए थे, लेकिन जब तुम लौट के आए तब वो सूटकेस तुम्हारे पास नहीं था। आखिर तुम उस सूटकेस के अंदर क्या ले गए थे, क्या चीज़ उसके अंदर थी? तो जो जितेंद्र शर्मा होता है ये पुलिस को घुमाने की भरपूर कोशिश करता है, कभी इधर की बात बताता है, कभी उधर की बात बताता है, कभी पुलिस को गोल गोल घुमाता है। लेकिन पुलिस जब इससे सख्ती से पूछताछ करती है तो जितेंद्र शर्मा पुलिस के सामने टूटता भी है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है वो कहानी यकीनन हैरान और परेशान करने वाली होती है। दरअसल इस जितेंद्र के हिसाब से इसकी शादी सोनिया शर्मा के साथ में 10 साल पहले हुई थी। 10 साल पहले शादी हुई। जब सोनिया से इसकी शादी होती है, मूलतः ये गुड़गांव के गांधीनगर के रहने वाले थे, ये नेवी में ऑफिसर था। 10 साल पहले शादी हुई थी। शादी होने के बाद में थोड़ा सा समय गुजरता है, उसके बाद में इसे एक बेटी भी हो जाती है। अब जब बेटी होती है धीरे धीरे बेटी बड़े होने लगती है, तो उसके बाद में इसे ये चिंता भी होती है कि बेटी की अच्छी जगह शिक्षा भी कराई जाए। तो बेटी की शिक्षा के लिए केंद्रीय जो विद्यालय है वहाँ पर उसका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद में ये इसी जो मानेसर थाना है वहाँ पर सेटल हो जाते हैं, किराए का कमरा ले लेते हैं। सोनिया शर्मा अपनी बेटी के साथ में वहाँ रहने लगती है और जो जितेंद्र होता है ये नेवी में चला जाता है। नेवी में चला जाता है, वहाँ से जो भी सैलरी वगैरह इसको मिलती पैसे अपनी फैमिली में भेजता। फैमिली अपनी बेटी का भरण पोषण कर रही थी, साथ के साथ अच्छे तरीके से समाज में ज़िंदगी गुजार रही थी, रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी।
सारी ही चीज़ें अच्छे तरीके से चल रही थी, परिवार में खुशियाँ थी, सब कुछ था। लेकिन इसी बीच में जो जितेंद्र होता है छुट्टी पर अपने घर आता है। छुट्टी पर जब घर आता है तो ट्रेन से, साल 2018 की ये बात है कि कहीं जा रहा होता है और उसी ट्रेन के अंदर एक खूबसूरत सी लड़की सफ़र कर रही होती है। ये जो लड़की ट्रेन के अंदर सफ़र कर रही होती है, जितेंद्र भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। उससे बातचीत कर कर, हाय हेलो कर कर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता है। तो जो लड़की होती है बताती है बिहार की रहने वाली है और किसी काम से जा रही है। जितेंद्र भी उसके साथ में दोस्ती बढ़ाता है, दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती है। अब चूँकि आप लोग देखते हैं कि हमारे देश के अंदर ट्रेन के अंदर लोग एक दूसरे को रिश्तेदार बना लेते हैं, एक दूसरे से तमाम तरीके की बातें कर लेते हैं। रास्ता भर चलते चलते आप जब उतरेंगे तो उस व्यक्ति की जो आपके साथ में बैठा है पूरी कुंडली जान लेंगे। वो अपने घर के अगर कोई लड़ाई झगड़े हैं, कोई छोटा मोटा बवाल है उसके घर में, बेटा नहीं समझ रहा है, बहू नहीं समझ रही है, ये बातें भी आपको बता देगा। इसलिए जो बिहार की रहने वाली लड़की थी ये इस जितेंद्र के साथ में बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद में जब स्टेशन आता है तो जितेंद्र उतर जाता है, वो जहाँ पर जाना था उसे चला जाता है। कुछ घंटे गुजरते हैं। कुछ घंटे गुजरने के बाद में ये उस नंबर पर कॉल लगाता है। कॉल लगाने के बाद में उस लड़की से पूछता है क्या तुम जहाँ जा रही थी वहाँ पर पहुँच गई? तो जो लड़की होती है बताती है हाँ मैं ठीक ठाक पहुँच गई हूँ। उसके बाद में धीरे धीरे इनमें बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो शुरुआत में दोस्ती से आगे बढ़ा था, धीरे धीरे प्यार में बदलता है। प्यार में जब बदलता है तो दोनों एक दूसरे के लिए पागल हो जाते हैं। उसी समय वो जो लड़की थी वो इस जितेंद्र से पूछती है क्या तुम शादीशुदा हो? तो जितेंद्र कहता है कि नहीं मैं शादीशुदा तो नहीं हूँ, लेकिन शादी की तलाश में हूँ। बहुत जल्द ही अगर उससे कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो उससे शादी कर लेगा। इस तरीके से ये अपने पत्नी और अपनी बेटी का जो रिश्ता था उसको छुपाता है। उसके बाद में इस लड़की के साथ में धीरे धीरे प्यार मोहब्बत बढ़ाता है। उसके बाद में दोनों शादी करते हैं। शादी करने के बाद में दोनों लिव इन में रहने लग जाते हैं। अब जो दूसरी वाली शादी इसने की थी इसे एक बेटा भी होता है। अब दूसरी वाली शादी कर कर उसे एक कमरे पर रख कर ये फिर से नेवी में चला जाता है। अब नेवी में था इसलिए दोनों ही पत्नियों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता था, क्योंकि फ़ोन से ही मैनेज करना था। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। पहले वाली जो बीवी थी उससे एक बेटी थी, दूसरी वाली बीवी से एक बेटा था। परिवार मुकम्मल था। परिवार में 2 बीवियाँ थीं, 2 बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। लेकिन दोनों ही बीवियों को ये नहीं पता था कि इसने अलग अलग तरीके से 2 शादियाँ कर रखी हैं। लेकिन इस जितेंद्र की जो लाइफ थी उसमें सबसे बड़ा भूचाल जब आता है कि जब जितेंद्र इसी साल 2023 में नेवी से रिटायर हो जाता है। और जब नेवी से रिटायर होता है तो जो बाद में इसने शादी की थी उस पत्नी से इसने यही कहा था कि वो अभी भी ज्वाइनिंग में है, अभी भी नौकरी कर रहा है, नेवी में है, फला जगह है। और जो पहले वाली पत्नी थी उसके पास पहुंच जाता है, थोड़े दिनों वहाँ पर रहता है। लेकिन इसी बीच में उसके मोबाइल पर बार बार जब फ़ोन आते तो फ़ोन करने के लिए वो अलग कभी कभी एकांत में जाके बातें किया करता। तो जो सोनिया शर्मा थी इससे समझने में देर नहीं लगती है कि उसका जो पति है उससे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। क्योंकि बड़े बूढ़ों की ये मिसाल है कि इश्क और मुश्क की चीज़ें ऐसी होती हैं, इनको छुपाया नहीं जा सकता। जब सोनिया शर्मा को इस जितेंद्र के ऊपर शक होता है, वो पूछती है कि तुम चोरी छुपे किससे बातें करते हो, कौन है वो महिला? तो जितेंद्र रोज़ रोज़ के झगड़ों से, रोज़ रोज़ की पूछताछ से इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि ये एक प्लानिंग करता है। और इस प्लानिंग के तहत ये सोचता है कि क्यों ना सोनिया शर्मा को रास्ते से हटा दिया जाए। अब चूंकि ये खुद एक नेवी का ऑफिसर था, नेवी में कुक था, इसलिए इसे पूरी जानकारी थी। साथ के साथ अलग अलग वेब सीरीज इसने देख रखी थी, क्राइम एपिसोड इसने देख रखे थे। इसलिए सोच रहा था कि अगर इसने किसी भी तरीके से कोई लापरवाही दिखा दी तो ये पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर इसने क्राइम एपिसोड सुने थे तो इसने पुलिस की तफ्तीश के बारे में शायद नहीं सुना था। इसलिए ये प्लानिंग करता है और 21 अप्रैल साल 2023 की रखी थी, इसी दिन सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास ये अपनी बिटिया को स्कूल छोड़ के आता है। और उसके बाद में जब ये लौट के आता है तो इसकी पत्नी बाथरूम के अंदर नहा रही होती है। आता है, गेट बजाता है। अब पति और पत्नी में किस चीज़ का पर्दा, लिहाजा जो पत्नी होती है गेट खोल देती है। ये बाथरूम में पहुंच जाता है और पीछे से अपनी पत्नी के ऊपर हमला कर देता है, गला दबाकर इसकी वहीं पर हत्या कर देता है। उसके बाद में किचन में जाता है, वहाँ से एक बड़ा सा चाकू लेके आता है और अपनी पत्नी जो सोनिया शर्मा थी उसके जिस्म के कई सारे हिस्से करता है। अब चूंकि नेवी से रिटायर होकर आया था तो वहाँ पर इसे कुछ पॉलीथीन वगैरह मिलनी थी सामान रखने के लिए, उन्हीं पॉलीथीन का ये सहारा लेता है। ये जो पत्नी थी सोनिया शर्मा, इसकी डेड बॉडी के अलग अलग पीसेस को उन पॉलीथीन के अंदर पैक करता है, ब्रीफकेस में रखता है, अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे ब्रीफकेस रखता है और महज 3 घंटे के अंदर ये अलग अलग जगहों पर अपनी पत्नी की डेड बॉडी के पीसेस को फेंक के आया था। उसके बाद में बेटी आ जाती है। बेटी जब माँ के बारे में पूछती है तो उसके सामने नाटक करने लगता है, बेटी के साथ मिलकर अपनी माँ को ढूंढने लगता है।
लेकिन दोस्तों सैल्यूट करना चाहूँगा पुलिस की इस तफ्तीश को, पुलिस के इस काम को, कि जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ में इस पूरे केस का खुलासा कर दिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस नेवी ऑफिसर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, इसमें प्यारेलाल दुबे जी अपना कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं कहानी कोई भी चुरा ले लेकिन आपके अंदाज को कोई चुरा नहीं सकता भाई, शुक्रिया। मोहम्मद रियाज अपना कमेंट्स करते हैं, अमेरिका से कहानी सुनते हैं तो भाई, और कहते हैं कि अमेरिका की कोई कहानी सुनाओ तो मैं बहुत जल्द सुनाऊंगा। अब्दुल अली हैं, लिखते हैं जो टाइम है ये 11 PM कर दो प्लीज़। नहीं, 10:10 बहुत लेट हो जाता है, आप 11 की बात कर रहे हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है अब्दुल अली का, लिखते हैं गुड लक, ऐसा ही आगे बढ़ते रहो, आपका शुक्रिया। शाहनवाज कमेंट्स करते हैं शुक्रिया। मुशाहिद खान कमेंट्स करते हैं भैया शुक्रिया। शीलनिधि जी अपना प्यारा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुशील मिश्रा अपना कमेंट्स करते हैं, भैया बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, तो सुरेंद्र शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। सोनी शेखों हैं, लिखते हैं गुड वर्क भैया। पंजाब से कहानी सुनते हैं, आपका शुक्रिया। हारून अंसारी सुनते हैं, लिखते हैं हाय मलिक भाई, गुड स्टोरी, आपका शुक्रिया। सूरज शामली हैं, लिखते हैं आप जितने बजे भी सुनाओ मैं सुनने आता हूँ, 11 PM पे काम से आता हूँ, उसके बाद सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो सुरेश सिमाली जी आपका बहुत शुक्रिया। जोधाराम शरण आप अपना कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं बहुत शुक्रिया, 10 बजे का टाइम बताते हैं। दीपक सिंह है, अपना कमेंट्स करते हैं, बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, भैया आपको शुक्रिया। राम धीरज मौर्य अपना कमेंट्स करते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। तनवीर बानो लिखती हैं, आपकी कहानी सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोहम्मद सैफ़ी की भी कहानी सुनती हूँ, और दोनों जो कहानी जिनकी सुनती हूँ दोनों की अच्छी होती हैं, आपका शुक्रिया। सोनी शेखुआ लिखते हैं सत श्री अकाल। जगदीप सिंह विलेज चडबावा, गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। तो जगदीप सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिल्लेट चांदबाजा से कहानी सुनते हैं, आपका शुक्रिया। अनिल कुमार लिखते हैं बहुत अच्छी स्टोरी, अमेरिका से कहानी सुनते हैं, अनिल कुमार जी आपका शुक्रिया। दी बैरिस्टर हैं, लिखते हैं मैक्सिमम जो क्राइम केसेस हैं वो ईगो ड्राइवर में होते हैं। दी बैरिस्टर जी आपका बहुत शुक्रिया। आमिर गुज्जर पाकिस्तान से हमारी कहानी सुनते हैं, फैसलाबाद से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस स्टोरी, 9 को रखें या फिर 10 बजे रखें, आपकी जो कहानी है वो सुनेंगे। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाबिश भाई। रमेश चौधरी राजपुरा पंजाब से कहानी सुनते हैं, अच्छी थी कहानी, शुक्रिया। हारून अंसारी हाय, लिखते हैं भैया शुक्रिया। लईक अब्बास कहते हैं 9 बजे कहानी का समय कर दो भैया। लईक अब्बास जी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 10 ही बजे रखो। राजेंद्र कुमार भी कहते हैं कि 9 बजे रख दो, तो राजेंद्र कुमार लईक अब्बास जी का कहना है कि 9 बजे रख दो, बाकी का लोग कह रहे हैं कि 10 बजे रख दो, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 11 बजे कर दो। राजेंद्र कुमार है, लिखते हैं साबिर भाई कहानी पहले सुनी थी मैंने और ठाकुर प्रगट सिंह से सुनी थी, तो भाई सुनी होगी क्योंकि क्राइम स्टोरी है, हो सकता है कि उन्होंने भी कवर की हो। सोनी शेखे अपना कमेंट्स करते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स लिखते हैं, आप क्राइम रिपोर्ट हर रोज़ इंतज़ार करता हूँ, टुडे अंधेरी में वीडियो शूट करें पर ठाकुर बिलाई नगर दुर्ग से कहानी सुनते हैं, भाई आपका बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी अपना कमेंट्स करते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास जी लिखते हैं बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, गुलिस्तान नाज इनकी पत्नी है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मुसाद कहानी सुनते हैं, भैया बहुत बहुत शुक्रिया। रबीश हैं कहानी सुनते हैं, भैया रबीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।